एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना फिर मैं लेके आई हूँ घटना चक्र के इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो 5 नंबर क्वेश्चन तक कल शायद लास्ट वीडियो में मैं बताई थी, जो कि मैं बुक से अच्छे से बताई थी, लेकिन आज मैं पीडीएफ से अच्छे से बता रही हूँ। एक्चुअली में ना बुक में ना क्लियरिटी ज़्यादा नहीं आ पाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये हो जाएगा रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 से 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी और गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। बाकी देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रणथंभौर हमीरदेव, रणथंभौर हमीरदेव। चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा रायचंद्र और गुजरात कर्णदेव, गुजरात कर्णदेव। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो इसका हो जाएगा मलिक काफूर ने। किसने? मलिक काफूर ने किया था। किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदिरा पेंशन तथा वक्फ आदि के रूप में मिली थी। फलतः फालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। किल सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर और चराई कर लगाए थे। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में भूमि कर 50% कर दिया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वो था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किल सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति विश्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दोआब में अनुमान के आधार पर उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया। किसानों ने विद्रोह के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश वापस ले लिया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया। निम्न कोडिंग स्कीम में से सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कर लगान वसूल करना प्रारंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग, दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उसने सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद और बालाहार में कोई अंतर नहीं रहा।
अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। अलाउद्दीन ने मूल नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल को सेना और बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी गई। उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमत पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। बर्नी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। कारीगरों को कम वेतन देने से इनका कोई संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए? तो वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो किसने किया था? तो इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बर्नी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सके। इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण पोषण, कालाबाजारी को रोकना और विद्रोह पर अंकुश लगाने के लिए था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल को सेना और बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए। जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी बंद हो गई। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे। घड़ी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वो है रावी। नेक्स्ट है, 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। 1306 ईस्वी में कवक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया था और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को व्यवस्थित करने एवं सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई। मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों की इक्ताओं में भी सेना की टुकड़ियां तैनात की गई थी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वारंगल रामचंद्र देव।
नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? मुबारक खिलजी ने। किसने? मुबारक खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा अल इमाम खिलाफत उल हल की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो वो हो जाएगा गाजी मलिक। क्या हो जाएगा? गाजी मलिक। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसलिए वह मलिक उस गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो वो हो जाएगा तुगलक वंश का। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने की संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक को। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर 1/3 किया। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो वो हो जाएगा तुगलक वंश। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। लोधी वंश ने शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो कौन से थे? वो मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। अमीर कोही एक नया विभाग किल सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेरफेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा मोहम्मद तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था तो दौलताबाद ले गया था। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं। वर्णी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया गया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया।
किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशिष्टता रही। वर्णी के कथानुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। ईरान में कैरवात खां के समय में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी, यद्यपि वहाँ यह प्रयोग असफल हुआ था, परंतु चीन में कुबलाई खां के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था। संभवतः नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की। आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कहना था कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई और भारत में तो बहुत ही कमी थी। इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसने उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान ने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य तत्कालीन जारी चांदी के सिक्के के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। यह योजना बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण असफल रही। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा? तो बर्नी के द्वारा कहा गया यह कथन मोहम्मद बिन तुगलक के लिए था। जियाउद्दीन बर्नी उक्त कथन मोहम्मद तुगलक के लिए कहा है। उसने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में इसका वर्णन किया है। कथन ये है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्के जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। क्या कहलाया गया? दीनार कहलाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन मुद्रा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना और सफल सिद्ध हुई। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण, काराचिल की ओर अभियान। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा योजना की असफलता का मुख्य कारण सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण न होना। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी के मुद्रे के मूल्य के बराबर रखा गया, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गए। लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? वो कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? इब्न बतूता। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।